वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम एनिमल क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री एंड टाइप्स ऑफ सिमेट्री कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन, जंतु वर्गीकरण। सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण क्या होता है। दुनिया में करोड़ों तरह के जीव जंतु मतलब एनिमल्स और पौधे पाए जाते हैं। इन सभी को उनके आपसी समान लक्षणों और असमान लक्षणों के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की प्रक्रिया को ही क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब सवाल आता है कि आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों है। इमेजिन करो तुम एक बहुत बड़े सुपरमार्केट में गए हो। अगर वहां साबुन, सब्जियां, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स एक ही ढेर में मिक्स करके रख दिए जाएं, तो तुम अपना सामान कभी ढूंढ पाओगे नहीं। इसीलिए वहां अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। बायोलॉजी में भी क्लासिफिकेशन यही काम करता है। दुनिया में लगभग 1.5 मिलियन से ज्यादा जीव ढूंढे जा चुके हैं। इन सबको अलग अलग याद रखना इंसानी दिमाग के लिए नामुमकिन है। इसीलिए हम इन्हें कैटेगरीज में बांट देते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण के महत्व की। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर हम किसी एक ग्रुप के एक एनिमल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें उस पूरे ग्रुप के बाकी एनिमल्स का भी बेसिक आइडिया मिल जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपने मैमल्स की मुख्य विशेषताएं पढ़ लीं तो टाइगर, काऊ, डॉग, व्हेल और ह्यूमन जैसे सभी मैमल्स के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाती है। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि क्लासिफिकेशन की मदद से हमें अलग अलग जीवों के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी विकासवादी संबंध समझने में आसानी होती है। इससे पता चलता है कि कौन से जीव एक दूसरे से अधिक जुड़े हुए हैं और समय के साथ उनका विकास कैसे हुआ। अब देखते हैं एग्जाम PYQs। क्वेश्चन 1, जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को आसान बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। आंसर, क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण। क्वेश्चन 2, जीवों को उनके लक्षणों की समानता के आधार पर समूहों में क्यों बांटा जाता है। आंसर, ताकि उनका अध्ययन आसान, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से किया जा सके। एग्जाम टिप, अगर क्वेश्चन में अध्ययन को आसान बनाना, व्यवस्थित करना या समान लक्षणों के आधार पर समूह बनाना लिखा हो तो तुरंत क्लासिफिकेशन याद रखिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, टैक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। बायोलॉजी की वो शाखा यानी ब्रांच जिसके अंदर हम जीवों को ढूंढते हैं, आइडेंटिफिकेशन उनका नामकरण करते हैं, नोमेनक्लेचर और उन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं यानी क्लासिफिकेशन, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में क्लासिफिकेशन सिर्फ प्रोसेस है, पर टैक्सोनॉमी वो पूरी साइंस या ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन को हैंडल करती है। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट की। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो यह टॉपिक SSC, रेलवे, BSSC, बिहार SI और लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। कैरोलस लिनियस, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी के जनक कहा जाता है, इन्होंने 1758 में सिस्टेमा नेचुरी नाम की प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसमें इन्होंने जीवों, विशेषकर एनिमल्स का वैज्ञानिक तरीके से क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया। कई बार क्वेश्चन सीधे बुक का नाम पूछ लेता है, इसलिए याद रखिए। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस, बुक सिस्टेमा नेचुरी 1758। अब देखते हैं एग्जाम PYQs। क्वेश्चन 1, वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन 2, टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। आंसर, AP दे कांदोल। एग्जाम ट्रैप अलर्ट, यहीं पर एग्जामिनर सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। लिनियस हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, लेकिन टैक्सोनॉमी शब्द सबसे पहले AP दे कांदोल ने दिया था। इसलिए दोनों फैक्ट्स को अलग अलग याद रखिए क्योंकि यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे कॉमन ट्रैप है। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति। यह SSC और स्टेट एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक है। यहां से स्ट्रिक्ट रूल्स पर ट्रैप्स आते हैं। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट साइंटिफिक नेम को समझते हैं। पहले पूरी दुनिया में एक ही जानवर को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से बुलाया जाता था, जैसे कुत्ता, डॉग, पेरो, शिया। इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम बनाया जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनाम पद्धति कहते हैं।
इस सिस्टम के अनुसार दुनिया के हर जीव का एक यूनिक साइंटिफिक नेम मतलब वैज्ञानिक नाम होगा, जिसे पूरी दुनिया में अकेले उसी जीव के लिए यूज किया जाएगा। बाइनोमियल का मतलब ही होता है दो नाम। हर साइंटिफिक नेम हमेशा दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द यह जीव का जीनस वंश दर्शाता है, जैसे तुम्हारा सरनेम या टाइटल। दूसरा शब्द यह जीव की स्पीशीज जाति दर्शाता है, जैसे तुम्हारा अपना फर्स्ट नेम। एग्जाम्पल से समझो, जैसे इंसान का साइंटिफिक नाम होमो सेपियंस है, यानी होमो मतलब जीनस वंश, सेपियंस मतलब उसकी स्पीशीज जाति। अब बात करते हैं साइंटिफिक नेम लिखने के रूल्स की। यही वह टॉपिक है जहां एग्जामिनर सबसे ज्यादा ट्रू, फॉल्स, करेक्ट फॉर्मेट और फाइंड द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चंस पूछता है। इसलिए इन 4 रूल्स को अच्छे से याद करना जरूरी है। पहला रूल, लैंग्वेज रूल। सभी साइंटिफिक नेम्स मूल रूप से लैटिन भाषा से लिए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में किसी भी जीव का एक ही साइंटिफिक नेम होता है। दूसरा रूल, कैपिटल लेटर रूल। साइंटिफिक नेम का पहला शब्द यानी जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और दूसरा शब्द यानी स्पीशीज हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे होमो सेपियंस, इसमें पहले और दूसरे वर्ड के स्टार्टिंग अल्फाबेट पर ध्यान दे, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल है। लेकिन अगर कोई लिख दे होमो सेपियंस, यहां दोनों वर्ड के स्टार्टिंग लेटर्स कैपिटल में है, तो यह गलत फॉर्मेट माना जाएगा। तीसरा रूल, इटैलिक्स रूल। अगर साइंटिफिक नेम कंप्यूटर, बुक या प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो उसे हमेशा इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। चौथा रूल, हैंडराइटिंग रूल। अगर यही साइंटिफिक नेम हाथ से लिखा जा रहा हो तो इटैलिक्स नहीं बनाए जाते। उस स्थिति में जीनस और स्पीशीज दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना अनिवार्य होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम्स याद कर लेते हैं। ह्यूमन के लिए होमो सेपियंस, फ्रॉग के लिए राना टाइग्रिना, कैट फेलिस डोमेस्टिका, डॉग कैनिस फैमिलियारिस, काऊ बोस इंडिकस, मैंगो मैंगिफेरा इंडिका। इनमें से ह्यूमन, डॉग, काऊ और मैंगो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, एग्जाम PYQs। क्वेश्चन 1, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रतिपादित की थी? आंसर, कैरोलस लिनियस। क्वेश्चन 2, किसी जीव के साइंटिफिक नेम का पहला शब्द क्या दर्शाता है? आंसर, जीनस यानी वंश। क्वेश्चन 3, अगर साइंटिफिक नेम हाथ से लिखा जा रहा हो तो सही तरीका क्या होगा? आंसर, जीनस और स्पीशीज दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस सिर्फ एक नाम नहीं है, यह SSC और बिहार एग्जाम्स का एक पूरा स्कोर बैंक है। बायोलॉजी में जब तक इस इंसान की बात न हो, क्लासिफिकेशन का चैप्टर शुरू ही नहीं होता। हम इसे एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस और एग्जाम ट्रैप्स के हिसाब से समझेंगे। परिचय। कैरोलस लिनियस एक स्वीडिश बॉटनिस्ट, जूलॉजिस्ट और फिजिशियन थे। इन्होंने बायोलॉजी की उस भीड़ में, जहां करोड़ों जानवर बिना किसी पहचान के घूम रहे थे, एक सिस्टम बनाया था। एग्जामिनर हमेशा इनके दिए हुए 3 मुख्य टाइटल्स पर सवाल बनाता है। नंबर 1, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक। लिनियस ने ही सबसे पहले जीवों को ग्रुप्स और सबग्रुप्स में बांटने का एक स्ट्रिक्ट साइंटिफिक रूल बनाया था। इसीलिए इन्हें क्लासिफिकेशन साइंस का पिता कहा जाता है। नंबर 2, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति के खोजकर्ता। जैसा हमने पहले पढ़ा, हर जीव को जीनस और स्पीशीज के आधार पर 2 शब्दों वाला नाम, जैसे होमो सेपियंस, देने का पूरा आइडिया इन्हीं का था। नंबर 3, द मास्टर बुक, सिस्टेमा नेचुरी। यह उनकी सबसे फेमस और एग्जाम की सबसे रिपीटेड बुक है। इन्होंने 1758 में इस बुक के अंदर लगभग 4400 जानवरों को क्लासिफाई करके उनका नामकरण किया था। एक और बुक थी, स्पीशीज प्लांटेरम, जिसमें पौधों का क्लासिफिकेशन था। अब बात करते हैं लिनियस द्वारा दिए गए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। जब कैरोलस लिनियस ने जीवों का वर्गीकरण किया, तब उन्होंने पूरी लिविंग वर्ल्ड को केवल 2 बड़े किंगडम्स यानी 2 जगतों में बांटा था। पहला, किंगडम प्लांटी। इसमें सभी प्लांट्स यानी पौधों को रखा गया। ये सामान्यतः एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। दूसरा, किंगडम एनिमेलिया। इसमें सभी एनिमल्स यानी जंतुओं को रखा गया,
ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं और भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। अब सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप समझिए। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया वाला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन भी लिनियस ने दिया था। लेकिन यह बिल्कुल गलत है। लिनियस ने केवल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, जबकि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाद में R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की आखिर होती क्या है। सोचिए, अगर दुनिया के करोड़ों जीवों को बिना किसी व्यवस्था के एक ही ग्रुप में रख दिया जाए तो किसी भी जीव को पहचानना या उसके बारे में पढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसी समस्या का समाधान कैरोलस लिनियस ने दिया। उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया जिसमें हम सबसे बड़े ग्रुप से शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबसे छोटे तथा सबसे स्पेसिफिक ग्रुप तक पहुंचते हैं। इसी सिस्टम को टैक्सोनॉमिक हायरार्की या लिनियन हायरार्की कहा जाता है। इसे अपने एड्रेस की तरह समझिए। जैसे आपका पता होता है, कंट्री, स्टेट, सिटी, एरिया, हाउस नंबर। हर स्टेप के साथ आपकी पहचान और ज्यादा स्पेसिफिक होती जाती है। ठीक इसी तरह टैक्सोनॉमी में भी हर अगला लेवल पिछले लेवल से अधिक स्पेसिफिक होता है। अब जानते हैं इसके 7 मुख्य लेवल्स। सबसे ऊपर सबसे बड़ा ग्रुप होता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और सबसे नीचे सबसे छोटा तथा सबसे स्पेसिफिक ग्रुप होता है। इनका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटे की तरफ क्रम है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। किंगडम सबसे बड़ा लेवल है। उदाहरण के लिए सभी एनिमल्स किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इसके बाद आता है फाइलम। प्लांट्स में इसे ही डिवीजन कहा जाता है, जबकि एनिमल्स में फाइलम कहा जाता है। इसके बाद आता है क्लास, जो फाइलम को और छोटे ग्रुप्स में बांटता है। फिर आता है ऑर्डर। एक क्लास के अंदर कई अलग अलग ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसके बाद आती है फैमिली। फैमिली का मतलब होता है एक ही परिवार, यानी ऐसे जीव जो देखने में और उनकी कई विशेषताएं एक दूसरे से काफी मिलती जुलती हैं। इसके बाद आता है जीनस। जीनस को ऐसे समझिए जैसे एक ही फैमिली के सबसे करीबी रिश्तेदार। याद रखिए, साइंटिफिक नेम का पहला शब्द हमेशा जीनस होता है और सबसे आखिर में आती है स्पीशीज। स्पीशीज सबसे छोटा और सबसे स्पेसिफिक लेवल होता है। इस लेवल पर आने वाले जीव लगभग एक जैसे दिखते हैं, उनकी विशेषताएं भी लगभग समान होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ही स्पीशीज के जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और स्वस्थ प्रजनन करने योग्य संतान पैदा करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जो एग्जाम हॉल में आपके बहुत काम आएगी। अगर पूरा सीक्वेंस याद नहीं रहता तो बस यह एक लाइन याद रखिए, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। कीप मतलब किंगडम सबसे बड़ा लेवल, पॉट्स मतलब फाइलम, क्लीन मतलब क्लास और मतलब ऑर्डर, फैमिली मतलब फैमिली, गेट्स मतलब जीनस, सिक मतलब स्पीशीज यानी सबसे छोटा और सबसे स्पेसिफिक लेवल। अब पूरी हायरार्की एक बार बोलिए, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तक हमने टैक्सोनॉमिक हायरार्की के सारे लेवल्स समझ लिए। अब देखते हैं कि ये रियल लाइफ में ये कैसे काम करती है। चलिए ह्यूमन और टाइगर का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला लेवल किंगडम। ह्यूमन और टाइगर दोनों किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, क्योंकि दोनों अपना भोजन खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं और दोनों चल फिर सकते हैं। दूसरा लेवल फाइलम। ह्यूमन और टाइगर दोनों कॉर्डेटा में आते हैं क्योंकि दोनों के शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है। वास्तव में शुरुआत में एक नरम डंडी जैसी संरचना होती है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं। बाद में यही रीढ़ की हड्डी बनने में मदद करती है, इसलिए इन्हें कॉर्डेटा ग्रुप में रखा जाता है। तीसरा लेवल क्लास। दोनों क्लास मैमेलिया के सदस्य हैं क्योंकि दोनों अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और दोनों वार्म ब्लडेड यानी उष्णरक्ती होते हैं। चौथा लेवल ऑर्डर। यहीं से ह्यूमन और टाइगर का रास्ता अलग हो जाता है। ह्यूमन का ऑर्डर है प्राइमेट्स। इस ग्रुप के एनिमल्स का दिमाग अपेक्षाकृत बड़ा होता है, आंखें सामने की ओर होती हैं और हाथों से चीजें पकड़ सकते हैं। वहीं टाइगर का ऑर्डर है कार्निवोरा। इस ग्रुप में मुख्य रूप से मांस खाने वाले एनिमल्स आते हैं।
पांचवा लेवल फैमिली। अब यहां से दोनों और भी अलग हो जाते हैं। ह्यूमन की फैमिली है होमिनिडी, इसमें ह्यूमंस और ग्रेट एप्स आते हैं। जबकि टाइगर की फैमिली है फेलिडी, यानी कैट्स फैमिली, जिसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड और डोमेस्टिक कैट भी शामिल हैं। छठा लेवल जीनस। ह्यूमन का जीनस है होमो और टाइगर का जीनस है पैंथेरा। जीनस का मतलब होता है सबसे करीबी रिश्तेदारों का छोटा ग्रुप। उदाहरण के लिए पैंथेरा जीनस में टाइगर के साथ लायन, लेपर्ड और जैगुआर भी आते हैं। सातवां और सबसे आखिरी लेवल स्पीशीज। ह्यूमन की स्पीशीज है होमो सेपियंस और टाइगर की स्पीशीज है पैंथेरा टाइग्रिस। यही किसी भी जीव की सबसे छोटी, सबसे स्पेसिफिक और फाइनल आइडेंटिटी होती है। इसी नाम से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिल्कुल सही पहचान की जाती है। जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की ओर आते हैं, ग्रुप्स छोटे होते जाते हैं, लेकिन समानताएं बढ़ती जाती हैं। और स्पीशीज ही टैक्सोनॉमी की सबसे छोटी और बेसिक यूनिट होती है। एग्जाम ट्रिक: किंगडम, फाइलम, क्लास तक ह्यूमन और टाइगर एक जैसे रहते हैं। डिफरेंस की शुरुआत ऑर्डर से होती है, इसलिए एग्जाम्स में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। पीवाईक्यूज एंड ट्रैप्स। क्वेश्चन: वर्गीकरण की सबसे छोटी या बुनियादी इकाई, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? आंसर: स्पीशीज, जाति। क्वेश्चन: पौधों के वर्गीकरण में फाइलम के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? आंसर: डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन: एक ही ऑर्डर के जीवों को आगे किस श्रेणी में बांटा जाता है? आंसर: फैमिली। क्वेश्चन: पैंथेरा लियो शेर और पैंथेरा टाइग्रिस बाघ में पैंथेरा शब्द क्या दर्शाता है? आंसर: जीनस, वंश। नेक्स्ट टॉपिक: लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया के सारे जानवर मल्टीसेल्यूलर मतलब बहुकोशिकीय होते हैं, यानी उनके अंदर एक से ज्यादा सेल्स होती हैं। लेकिन उनके अंदर सेल्स किस तरह से आपस में जुड़ी हैं और काम कर रही हैं, इस आधार पर जानवरों को 4 अलग अलग लेवल्स में बांटा गया है। इसे ही लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसे एक फैक्ट्री बनने की प्रोसेस की तरह समझिए। सबसे पहले होती है एक ईंट। एक ईंट से पूरा घर नहीं बनता, लेकिन जब बहुत सारी ईंटें मिलती हैं तो एक दीवार बनती है। ठीक उसी तरह बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं। अब कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं, उसी तरह कई टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। और जब कई कमरे मिल जाते हैं तब पूरी फैक्ट्री तैयार होती है। ठीक इसी तरह कई ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 4 मुख्य लेवल्स की। याद रखिए, जैसे जैसे जीव विकसित होते गए उनका शरीर भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स होता गया। यही बदलाव इन 4 लेवल्स में दिखाई देता है। नंबर 1, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर। यह सबसे पहला और सबसे बेसिक लेवल है। यहां शरीर में बहुत सारी सेल्स तो होती हैं, लेकिन वे आपस में मिलकर टिश्यू नहीं बनाती। मतलब हर सेल अपना काम अलग अलग करती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कंपनी में बहुत सारे लोग हों, लेकिन कोई टीम ही न बनी हो। हर व्यक्ति अपना काम अकेले कर रहा हो, यही सेल्यूलर लेवल कहलाता है। यह लेवल केवल पोरीफेरा में मिलता है, जैसे स्पॉन्जेस और साइकॉन। नंबर 2, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊतक स्तर। अब अगला स्टेप। यहां एक जैसा काम करने वाली सेल्स मिलकर टीम यानी टिश्यू बना लेती हैं, लेकिन अभी तक अलग अलग ऑर्गन्स नहीं बने हैं। यानी टीम तो बन गई, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट अभी नहीं बना। यह लेवल सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मिलता है, जैसे हाइड्रा और जेलीफिश। थर्ड, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग स्तर। अब शरीर और एडवांस्ड हो जाता है। यहां कई अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे अलग अलग पार्ट्स मिलकर आंख, पेट या कोई दूसरा ऑर्गन बनाते हैं। अब हर ऑर्गन का अपना एक निश्चित काम होता है। यह लेवल सबसे पहले प्लैटीहेल्मिन्थीज में दिखाई देता है, जैसे प्लैनेरिया, टेपवर्म और लिवर फ्लू। नंबर 4, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अंग तंत्र स्तर। यह सबसे एडवांस्ड लेवल है। अब केवल ऑर्गन नहीं, बल्कि कई ऑर्गन्स मिलकर पूरा सिस्टम बनाते हैं। उदाहरण के लिए स्टमक, इंटेस्टाइन और लिवर मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में रेस्पिरेटरी सिस्टम,
नर्वस सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम भी होते हैं। यह लेवल एस्केलमिन्थीज से शुरू होकर कॉर्डेटा तक सभी बड़े एनिमल्स में पाया जाता है, जैसे अर्थवर्म, कॉकरोच, फिश और ह्यूमन। बस यह क्रम हमेशा याद रखिए। सेल्स अलग अलग काम करें तो सेल्यूलर लेवल, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाए तो टिश्यू लेवल, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाए तो ऑर्गन लेवल, और जब ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाए तो ऑर्गन सिस्टम लेवल। यही सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनने का पूरा इवोल्यूशन है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सीक्वेंस सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट पीवाईक्यू एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम लेवल किस फाइलम में मिलता है। आंसर एस्केलमिन्थीज नीमेटोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल किंगडम में सबसे पहले ऊतक टिश्यू का निर्माण किस संघ फाइलम में हुआ था। आंसर निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा। बच्चे गलती से पोरीफेरा लगाते हैं, पर पोरीफेरा में सिर्फ बिखरी हुई सेल्स होती हैं, टिश्यू नहीं। क्वेश्चन, टेपवर्म किस स्तर के शारीरिक संगठन को दर्शाता है। आंसर ऑर्गन लेवल। प्लैटीहेलमिन्थीज अकेला ऐसा मेन फाइलम है जो प्रॉपरली ऑर्गन लेवल पर आकर रुक जाता है। क्वेश्चन, स्पंज में किस प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है। आंसर कोशिकीय स्तर, सेल्यूलर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गन सिस्टम स्तर का संगठन किस संघ से शुरू होता है। आंसर एस्केलमिन्थीज गोलकृमि से शुरू होकर आगे सभी विकसित जंतुओं में होता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, सिमेट्री यानी सममिति। सबसे पहले समझते हैं कि सिमेट्री होती क्या है। सिमेट्री का मतलब है किसी जीव के शरीर को कितने तरीकों से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। यानी अगर हम किसी एनिमल के शरीर पर एक काल्पनिक लाइन खींचें तो क्या उसके दोनों हिस्से एक जैसे बनेंगे या नहीं। इसी आधार पर एनिमल्स को 3 प्रकार में बांटा जाता है। पहला प्रकार असिमेट्री। यह सबसे सिंपल बॉडी डिजाइन है। ऐसे जीवों के शरीर का कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, इसलिए इन्हें किसी भी दिशा से काटिए दो बराबर हिस्से कभी नहीं बनेंगे। याद रखिए, नो फिक्स्ड शेप नो इक्वल हाफ्स, मतलब दो बराबर हिस्से नहीं बनेंगे। यह सिमेट्री केवल पोरीफेरा में मिलती है, जैसे स्पॉन्जेस। दूसरा प्रकार रेडियल सिमेट्री। अब सोचिए एक पिज्जा या साइकिल के पहिए के बारे में। अगर आप उसके बिल्कुल सेंटर से किसी भी दिशा में काटें तो हर बार दो बराबर हिस्से मिलेंगे। ठीक ऐसा ही इन एनिमल्स का बॉडी डिजाइन होता है। इन्हें सेंटर से किसी भी एंगल पर काटिए, हर बार दो बराबर भाग बनेंगे। यह सिमेट्री निडेरिया यानी सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में मिलती है, जैसे हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनेमोनी। तीसरा प्रकार बायलेटरल सिमेट्री। यह सबसे एडवांस्ड बॉडी डिजाइन है। इसे अपने शरीर से समझिए। अगर आपको बीच से सीधी वर्टिकल लाइन से बांटा जाए तो लेफ्ट और राइट भाग लगभग एक जैसे होंगे, लेकिन अगर तिरछा काटें तो बराबर हिस्से नहीं बनेंगे। यानी इन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सकता है। इसीलिए इसे मिरर इमेज सिमेट्री भी कहते हैं। यह सिमेट्री प्लैटीहेलमिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक सभी हायर एनिमल्स में मिलती है, जैसे प्लैनेरिया, अर्थवर्म, कॉकरोच, फिश, फ्रॉग और ह्यूमन। बस यह 3 बातें याद रखिए, पोरीफेरा, असिमेट्री, निडेरिया, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, रेडियल सिमेट्री। प्लैटीहेलमिन्थीज से कॉर्डेटा, बायलेटरल सिमेट्री। इजी ट्रिक, असिमेट्री, किसी भी दिशा से बराबर भाग नहीं। रेडियल सिमेट्री, सेंटर से किसी भी दिशा में काटो बराबर भाग। बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से काटो बराबर लेफ्ट और राइट भाग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिमेट्री से जुड़े अधिकांश क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट पीवाईक्यू, अगर प्रश्न आए पहला फाइलम जिसमें बायलेटरल सिमेट्री मिलती है तो आंसर होगा प्लैटीहेलमिन्थीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकाइनोडर्मेटा जैसे स्टारफिश में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है। आंसर, इनके बच्चों लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, लेकिन जब यह बड़े हो जाते हैं यानी एडल्ट्स तो इनमें रेडियल सिमेट्री बन जाती है। एग्जामिनर यहां ऑप्शंस में खेलता है, इसलिए इस डबल आइडेंटिटी को हमेशा ध्यान रखना। ट्रैप 2, एनिमल किंगडम में सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री किस फाइलम में देखी गई थी। आंसर, प्लैटीहेलमिन्थीज, फ्लैटवर्म्स, चपटेक्रिमी। यहीं से लेफ्ट राइट बॉडी डिजाइन शुरू हुआ था। तो दोस्तों आज के लिए क्लास यही खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।